हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव और आज की वीडियो में मैं आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करें इसके बारे में बताऊंगा। इसको हम पेपर प्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं। एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जांपल मान लो आपको कोई प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, ठीक है। आपने अच्छी तैयारी की है, पीपीटी वगैरह बहुत अच्छी बनाई है, और जब आपका प्रेजेंट करने का टाइम आता है तो जो पीपीटी आपने बनाई है जिस टॉपिक के ऊपर, वो आप अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते हो, यानी कि समझा नहीं पाते हो। कहने का मतलब ये, तो उससे क्या होगा, आपने चाहे कितनी भी बढ़िया पीपीटी बनाई हो, कितनी भी तैयारी की हो, वो कोई मैटर नहीं करती अगर आप जो चीजें तैयारी करके आए और वो सामने वाले को समझा नहीं पाते। बिल्कुल सेम तरीके से आपके पेपर है। पूरे साल आपने तैयारी की और जब आपका बिल्कुल फाइनल डे आता है, यानी कि मैटर तो वही करेगा ना जो आप आंसर शीट में लिखोगे। आपने 364 दिन क्या किया है वो मैटर नहीं करता। आपने 365वें दिन यानी कि पेपर वाले दिन आपने उस आंसर शीट में क्या क्या चीजें लिखी है वो मैटर करती है। यानी कि कहते हैं ना कि आपका रिजल्ट ही बताता है कि आपने मेहनत कितनी की है। आपसे पेरेंट्स ये नहीं पूछेंगे कि आपने पूरे साल क्या किया, आपका रिजल्ट बोलेगा। तो अब आपका फाइनल डे वाले दिन हम किस तरीके से अपने पूरे साल की मेहनत को रिप्रेजेंट करें वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। ठीक है, वैसे एक इससे रिलेटेड एक रियल स्टोरी भी है, मैं वो भी आपको बताऊंगा। और जो ये वीडियो होने वाली है वो हर तरीके के स्टूडेंट के लिए होने वाली है, यानी कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट को भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, जो एवरेज स्टूडेंट है उसको भी मिलेगी, और जो हमारे अल्ट्रा लेजेंड प्रो मैक्स बच्चे हैं, यानी कि जिनको कुछ नहीं आता, जिनका बेड़ा गर्क हो रखा है, उनको भी मैं थोड़े से टिप्स दूंगा कि आप मतलब इस सिचुएशन में भी रहते हुए किस तरीके से अपने पेपर को प्रेजेंटेबल बना सकते हो। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के बाद है ना आपका जो रिजल्ट है वो 10 से 20% तक इंप्रूव हो सकता है। तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखना, एंड तक देखना। चाहे इस वीडियो को फास्ट कर दो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन एंड तक देखना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और अगर कोई बच्चा मेरे बारे में नहीं जानता तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे होंगे जो हमारी वीडियो में पहली बार आए होंगे, तो उनको मैं बता दूं मैं नोट्स वगैरह भी बनाता हूं, जैसे हेरिडिटी के नोट्स हैं, रिप्रोडक्शन चैप्टर के नोट्स हैं, एनवायरनमेंट चैप्टर के नोट्स हैं। तो इस टाइप के जो नोट्स है ना वो मैं बनाता रहता हूँ, और ये कंप्लीटली फ्री है, आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगे। जस्ट आपको यूट्यूब पे सर्च करना है गौरव सुथार हेरिडिटी नोट्स। जिस चैप्टर के नोट्स चाहिए ना उसका नाम लिख दो मेरे नाम के बाद। जैसे आपको एनवायरनमेंट के नोट्स चाहिए तो लिख दो गौरव सुथार एनवायरनमेंट नोट्स। तो इस तरीके से आप इन नोट्स को फ्री में डाउनलोड कर पाओगे, एंड मैं गारंटी देता हूँ इससे बढ़िया नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। चलो फिर आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे मेन चीज ये है कि जो आपका एग्जामिनर है वो किस तरीके से एग्जाम शीट को चेक करता है। वैसे तो ज्यादातर बच्चों को पता होगा कि एग्जामिनर को है ना शीट चेक करने के पैसे मिलते हैं, यानी कि उसको फॉर एग्जाम्पल मान लो एक शीट चेक करने के मान लो 50 रुपए मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं मतलब नंबर नहीं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल है। तो मान लो उसको एक शीट चेक करने के 50 रुपए मिलते हैं। तो वो सिंपल सी बात है, उसकी मेंटेलिटी क्या होगी कि मैं कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा शीट चेक कर दूं ताकि उसके ज्यादा पैसे बने। यानी कि उसको बहुत जल्दबाजी रहती है आपकी शीट चेक करने की। आंसर बहुत डीपली चेक नहीं करेगा वो बस ये देखेगा कि इसने ठीक लिखा है तो टिक, गलत लिखा तो कट। वो बिल्कुल आपके ना आंसर के अंदर घुसेगा नहीं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें यह पता चलता है कि हमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना उनको अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, वो मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई आपका बड़ा क्वेश्चन है, जैसे आपके एग्जाम में 4 नंबर वाले क्वेश्चन भी आने वाले हैं। तो 4 नंबर वाला क्वेश्चन मान लो आपका एक पेज पे आता है, तो जब वो चेक करेगा तो क्या वो बिल्कुल डिटेल में जाके चेक करेगा कि क्या इसने ग्रामेटिकल मिस्टेक की है कि नहीं? उसके पास इतना टाइम ही नहीं होगा। वो बस ये सोच देखेगा कि हाँ यार ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये स्टूडेंट ने अंडरलाइन कर रखा है, तो उसका जो मेन फोकस है ना वो सीधा उस मेन पॉइंट पे जाएगा। और उसको फिर ये समझ में आएगा कि यार इस बच्चे ने सारे मेन मेन पॉइंट अंडरलाइन कर रखे हैं, और वो उन पॉइंट्स को देख लेगा एंड वो आपका टिक कर देगा। तो अंडरलाइन करने से क्या होता है, जो एग्जामिनर है उसका सारा का सारा ध्यान उन मेन पॉइंट्स पे चला जाता है। तो उसको क्या फील होता है कि स्टूडेंट को सारी चीजें पता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको कोशिश करनी है कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या तो उनको अंडरलाइन करो या हाईलाइट करो। और हाईलाइट करने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी आंसर शीट को पेंटिंग बना रहे हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? मतलब थोड़ा सा ना, मतलब ऐसा मत करना कि पूरा हाईलाइट करने पे टाइम वेस्ट कर रहे हो। बस थोड़ा सा मतलब साथ साथ प्रेजेंटेबल बनाते चलना। वैसे ज्यादातर मैंने भी नोटिस किया ये चीज, जब मैं 10th क्लास में था तो हम लड़कियों से नोटबुक वगैरह लेते थे। तो लड़कियों में ना एक प्रेजेंटेशन की स्किल्स होती है, वो लड़कों में नहीं होती, वो मेरे को भी पता है। लेकिन उनमें क्या होता है कि वो ना हर चीज़ को ना बहुत अच्छे से अरेंज करती है। लड़कियों की हैंड राइटिंग भी अच्छी होती है, जिसकी वजह से उनकी जो आंसर शीट है वो थोड़ी सी जल्दी चेक हो जाती है, और उनके नंबर भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाते हैं कंपेरेटिबल टू बॉयज़। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बढ़िया होती हैं, वो थोड़ी सी हाईलाइट करती हैं, कलरफुल पेन यूज़ करती हैं, स्पार्कल पेन यूज़ करती हैं कई लड़कियां। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ वो करो, बॉयज़ कर भी नहीं सकते, मेरे को पता है, मैं भी नहीं करता था। लेकिन कम से कम इतना तो कर ही सकते हो, ब्लैक पेन से अंडरलाइन तो कर ही सकते हो, बस इतना कर देना। अगला पॉइंट आता है, देखो एग्जामिन यार यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है गाइस, फर्स्ट की स्पेलिंग गलत लिख रखी है, चलो कोई बात नहीं।
तो जो बेस्ट क्वेश्चन है ना, मान लो आपके एग्जाम में 15 क्वेश्चन है, आपको मान लो 10 आते हैं और 10 बहुत अच्छे से आते हैं, और आपको पता है एग्जाम में क्या है, आप क्वेश्चन आगे पीछे कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ऐसे भी कर सकते हो। मैं तो ऐसे भी करता था कि मैं हमेशा ना लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता था। क्यों? क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है ना हमेशा ज्यादा नंबर वाले होते हैं, बड़े भी होते हैं और ज्यादा नंबर वाले होते हैं। तो क्या होता है अगर लास्ट में कोई क्वेश्चन छूट भी गया तो एक एक दो दो नंबर वाले क्वेश्चन छूटते हैं। ठीक है, वैसे तो छूटना नहीं चाहिए, फिर भी अगर छूट जाए, खुदा ना खास्ता छूट जाए, तो एक दो नंबर वाले छूटेंगे, और मान के चलो वहीं पे बड़े क्वेश्चन छूट जाए तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। तो हमेशा बेस्ट क्वेश्चन से स्टार्टिंग करनी चाहिए। जो आपको ऐसा लगता है कि यार ये 10 क्वेश्चन मेरे को अच्छे से आते हैं, तो प्लीज आप स्टार्टिंग उनसे कीजिए। ठीक है, और जो थोड़े से कम अच्छे आते हैं उनको लास्ट में करो। उससे क्या होता है, स्टार्टिंग से जब एग्जामिनर चेक करता चलता है ना, तो उसको कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि यार इस बच्चे को तो सारे आते हैं सारे आते हैं, और लास्ट में फ्लो फ्लो में ना जो आपके कम अच्छे हैं उनमें भी वो गलती से अच्छे नंबर दे देता है। आई चीज समझ? तो हमेशा बेस्ट क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना है। और फिर तीसरा पॉइंट आता है जिसमें आपको ट्राई करना है कि अच्छी हैंडराइटिंग रखो। मतलब ये आपको पता पूरे साल की मेहनत इसी एक आंसर शीट पे डिपेंड करती है। तो कम से कम पूरे साल आपने अच्छी राइटिंग नहीं की तो कम से कम पेपर में तो अच्छी राइटिंग कर ही सकते हो, राइट? तो प्लीज हैंडराइटिंग बहुत मैटर करती है। मैं ये नहीं कह रहा कैलीग्राफी करो, बट कम से कम कीड़े मकोड़े मत कराना। ठीक है, मेरे को मतलब कई बच्चे मेरे को पता है डॉक्टर वगैरह बनना चाहते हैं, तो प्लीज डॉक्टर वाली हैंडराइटिंग मत कराना। ऐसी हैंडराइटिंग रखना कि देखने वाले को समझ भी आए और उसको अच्छा भी फील हो। उसको मतलब हर हर स्पेलिंग है ना ढूंढनी ना पड़े कि यार ये एस बनाया है या आर बनाया है। उसको बस ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, उसको बस समझ आनी चाहिए। हर हर लेटर हर वर्ड उसको क्लियरली समझ आना चाहिए बस। हैंडराइटिंग अच्छी होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें बिल्कुल हर अक्षर को जचा जचा के लिख रहे हो, वो नहीं करना। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आता है पॉइंट वाइज लिखना है, पैराग्राफ नहीं बनाना। जैसे आपसे मान लो ये पूछे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पूछे, तो आप वहां पे पूरा पैराग्राफ नहीं लिखोगे, वहां पे आपको हर चीज पॉइंट में लिखनी है। जैसे मैंने नोट्स वगैरह बनाए वो पॉइंट वाइज बनाए, क्योंकि पैराग्राफ एग्जामिनर नहीं पढ़ेगा, वो बस पॉइंट्स पे फोकस करेगा। 4 पॉइंट या 5 पॉइंट लिखे, हाँ भाई इसने पॉइंट बना रखे, इंपॉर्टेंट चीजें नोट कर रखी यहाँ पे, बात खत्म, वो चेक करके आगे बढ़ जाएगा। तो सारी चीजें ना पॉइंट वाइज करनी है, ना कि पैराग्राफ वाइज। और ये जो छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा हूँ ना, ये आपके एग्जाम पे बहुत ज्यादा बड़ा इंपैक्ट करती हैं। आपको अभी फील नहीं हो रहा, लेकिन जब आपका रिजल्ट आएगा ना तब आपको फील होगी ये चीज। ठीक है, एंड लास्ट आता है मेक डायग्राम्स यूजिंग पेंसिल। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि वो है ना पेन से बना देते हैं, और ज्यादातर मैंने देखा है कि वो ब्लैक पेन का यूज करते हैं, क्योंकि ब्लैक पेन से ना थोड़ा सा शार्पनेस आती है। लेकिन उनको ये नहीं पता जब वो गलती हो जाती है ना डायग्राम में, और वो भी पेन से, तो आप इरेज तो कर नहीं सकते। अब बहुत बच्चे बोलेंगे फ्लूइड वगैरह लगा लेंगे, वाइटनर लगा लेंगे, लेकिन वो इतना बढ़िया नहीं लगता यार, जितना मतलब कंप्लीटली नीट एंड क्लीन होता है ना, वो फ्लूइड वाली बात में मजा नहीं आता। तो कोशिश करना कि पेंसिल से डायग्राम बनाओ। पेंसिल से बनाने में ये फायदा है कि आप उसको इरेज कर पाओगे। और मान लो अगर तुम्हें पेन से करना, पहले पेंसिल से बना लो, उसके ऊपर बाद में पेन फेर दो, सिंपल। लेकिन ऐसे मत करना कि खतरों के खिलाड़ी मत बन जाना कि पहले ही मतलब अपना पेन से लगे हुए, वो गलती हो जाएगी। और कटिंग कर दी ना तो पूरा सारा का सारा काम धरा का धरा रह जाएगा। क्यों? कटिंग इतनी बेकार लगती है एग्जाम में, तो कटिंग तो मतलब करनी ही नहीं है, पहला एम तो ये रखना है। कटिंग करो, तो भी मैंने देखा कई बच्चे ना कटिंग करते तो पूरी शीट पे ऐसे ऐसे पेन मार आते हैं, बहुत घटिया लगता है वो। तो कटिंग भी करनी है तो थोड़ा सा मतलब साफ सुथरे तरीके से करना है। वो कहते नहीं कि जैसे छींक मारते हैं, तो जैसे अमीर लोग छींक नहीं मारते, बिल्कुल छींक वो भी मारते हैं, और छींक मतलब थोड़े वैसे लोग भी मारते हैं, लेकिन फर्क होता है। तो कटिंग करनी है, लेकिन ऐसा नहीं करना कि भाई बिल्कुल ही मतलब कटिंग करनी है अच्छे से, छोटा सा क्रॉस लगा दो, या नीचे लिख दो कि ये मेरे से कट हो गया, प्लीज अगले पेज से ये आंसर को कंसीडर करना। इस टाइप से करो। आई चीज समझ? इसमें है ना एक छोटा टिप और मैं ऐड करना चाहूंगा, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं हुआ, मैं भूल गया लिखना। पेपर को ना आपको रिवाइज करना है। ये गलती मैंने भी कर दी थी जब मैं 12th क्लास में था। हमारा केमिस्ट्री का पेपर था, एंड मेरा मतलब इतनी बढ़िया तैयारी थी मेरी केमिस्ट्री में, और पेपर भी बढ़िया अटेम्प्ट हुआ था। ऐसी बात नहीं कि मैं कुछ गलत करके आ गया हूँ, मतलब तैयारी मेरी इस लेवल की थी और पेपर इस लेवल का आ गया था। एंड उसमें क्या हुआ, मैंने पेपर 3 घंटे का था और मैंने 2 घंटे में वो कंप्लीट अटेम्प्ट कर दिया था, और कुछ गलत भी नहीं किया। तो फिर भी मेरे है ना 100 में से 80 नंबर आए थे। और मैं ना पेपर करने के बाद इतना श्योर था कि एग्जामिनर मतलब अपनी वाइफ के साथ लड़ाई भी करके आया हो ना घर में, चाहे मतलब उसका कितना भी मूड खराब हो, वो 1 या 2 नंबर से ज्यादा नंबर काट ही नहीं सकता। और जब मैंने अपना रिजल्ट देखा 80 नंबर थे, मैं शॉक हो गया था, क्योंकि मेरे 4% कम हो गए थे गाइज 12th क्लास में। मेरे 4% सिर्फ उस ओवर कॉन्फिडेंस ने कम करवा दिए। क्यों? क्योंकि पेपर बिल्कुल ठीक था। क्या हुआ, जल्दबाजी के चक्कर में ना इतना खुश हो गया मैं कि मैंने ना राइटिंग मेरी खराब हो गई। मैं ये जो पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ ये मैं नहीं कर पाया, जिसकी वजह से क्या हुआ, मेरे 4% चले गए। तो मैं नहीं चाहता कि आप ये गलती करो। प्लीज आप अपने पेपर को रिवाइज भी करना, एंड इन सारे के सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना। ठीक है?
अब ये तो हो गए एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से। अब मैं आपको ना सब्जेक्ट वाइज बता देता हूं कि किस सब्जेक्ट के पेपर में, हर सब्जेक्ट में भी थोड़ा थोड़ा अलग पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, तो सबसे पहले बात करेंगे मैथमेटिक्स की। देखो, मैंने बहुत सारे बच्चों से बातें की एंड मेरे को पता है ये, मैं क्योंकि मैं भी आपकी सिचुएशन पे था कुछ साल पहले, राइट? तो मेरे को सारी चीजें पता है जो आप फील कर रहे हो। तो क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ना क्या सोचते हैं मैथमेटिक्स में कि बस आंसर निकालना है, राइट? आंसर निकालना है, क्योंकि मान के चलो आपका 2 पेज का क्वेश्चन है, आंसर है, सॉरी 2 पेज का आंसर है। तो आप क्या करोगे, आंसर आपका मान लो गलत आ रहा है और आपको पता है कि इसका आंसर, करेक्ट आंसर ये है। मान लो आपका 202 आ रहा है और आपको पता है करेक्ट आंसर 200 है, तो आप 200 लिख के आओगे, ठीक है? क्योंकि एग्जामिनर क्या पता आपका वो कैलकुलेशन में ज्यादा घुसेगा ही नहीं। एग्जामिनर मैक्सिमम यही करते हैं कि वो बस है ना आंसर चेक करते हैं, प्रोसेस देख लेंगे, फॉर्मूला देख लेंगे, कैलकुलेशन के अंदर वो कभी भी नहीं घुसते क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो ये चीज करना है कि अगर आपको करेक्ट आंसर पता है, क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम का सेम क्वेश्चन बुक से उठा के पेपर में आ जाता है। तो अगर आपको उसका आंसर याद है या कहीं किसी फ्रेंड से पता चल गया, तो करेक्ट आंसर लिख के आना है और उसको भी हाईलाइट कर देना, जैसे उसके चारों तरफ बॉक्स बना दिया या उसको अंडरलाइन कर दिया इस तरीके से, या उसका एरो लगा के लिख दिया आंसर है ये। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जो मैटर करती है। समझ आई ये चीज? तो ऐसा नहीं करना कि मतलब आपको करेक्ट आंसर पता है फिर भी आप गलत करके आ रहे हो, वो बहुत ही बड़ी बेवकूफी हो जाएगी। अगला है हाईलाइट फॉर्मूला एंड आंसर, वो मैंने बता दिया। फॉर्मूला वगैरह पे ना आप ऐसे बॉक्स बना देना या अंडरलाइन कर देना, तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत अच्छा इंपैक्ट करती है एग्जामिनर पे। एंड कैलकुलेशंस को मेन पेज पे अवॉइड करना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वहीं पे मतलब आंसर करेंगे और उसके बराबर में वहीं पे कैलकुलेशन करने लग जाएंगे, जो कि बिल्कुल ही भद्दी लगती है। कैलकुलेशन करनी है तो आप आंसर शीट के लास्ट पेज पे करो, लास्ट पेज पे लिख देना रफ शीट और वहां पे कैलकुलेशन करो। ऐसे मत करना कि लेफ्ट साइड सॉल्यूशन चल रहा है, इधर कैलकुलेशन कर रहे हो, वो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लगता। आई चीज समझ? तो मैथमेटिक्स में आपको ये 3 टिप्स फॉलो करने हैं। अब आती है बारी आपके साइंस की। साइंस में आपको पता है बायोलॉजी में डायग्राम्स पे फोकस करना है, डायग्राम्स में कटिंग वगैरह नहीं करनी, पेंसिल से बनाने हैं। फिर आता है फिजिक्स। फिजिक्स में आपने देखा होगा जो सर्किट वगैरह वाला डायग्राम होता है, उसमें ना बच्चे ना लाइनें ना हाथ से ड्रॉ करते हैं, तो वो ऐसे मत करना, स्केल वगैरह ले जाना। तो जो वायर वगैरह वाली लाइनें बना रहे हो वो आप थोड़ा स्केल की हेल्प से बना दोगे तो बेटर लगेगा। एंड केमिस्ट्री में रिएक्शंस पे फोकस करना, रिएक्शंस को ब्लैक पेन से लिखने की कोशिश करना, क्योंकि ब्लैक पेन थोड़ा सा शार्प दिखता है, ठीक है, आंखों पे डायरेक्ट फोकस आता है। तो ब्लैक पेन से रिएक्शंस पे फोकस करना, क्योंकि रिएक्शंस में एग्जामिनर है ना मेनली रिएक्शंस पे फोकस करता है। आई चीज समझ? अब थोड़ा सा हम टिप्स बता देते हैं जो हमारे अल्ट्रा लेजेंड प्रो मैक्स बच्चे हैं, जिनका बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो रखा है, जो भगवान भरोसे बैठे हैं, तो उनको मैं बता देता हूं उनको क्या करना है। सबसे बड़ी गलती वो बच्चे ये करते हैं कि वो ना, उनको पता ये क्वेश्चन नहीं आता लेकिन वो छोड़ आएंगे। छोड़ के आए हो ना, इसका मतलब ये है कि आपने 0 नंबर मिलेंगे उसमें, किया अटेम्प्ट ही नहीं किया तो सिंपल सी बात 0। आपको नहीं आता, मेरे को पता नहीं आता होगा, लेकिन ट्राई करना कि यार थोड़ा सा उस क्वेश्चन से रिलेटेड मतलब जोड़ जोड़ के लिख दो। मान के चलो 5 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम आधा नंबर तो मिलेगा ही। मतलब एग्जामिनर को भी तो दया आ ही जाएगी, तरस आ ही जाएगा कि यार इसको कुछ नहीं आता फिर भी इतना लिखा है, चलो इसके पेन की शर्म करते हुए, इतनी इसने पेन इंक घिसाई है उसकी शर्म करते हुए आधा नंबर दे दूं। तो मतलब अटेम्प्ट ना करने से तो बेटर ही है वो, कम से कम एक आपके पास चांस तो है, क्या पता आधा नंबर 1-2 नंबर बढ़ जाए। तो कभी भी कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, ये तो पक्का है। अटेम्प्ट करो। आपको मान लो क्वेश्चन पूछा है, जैसे फॉर एग्जांपल पूछा है मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है या डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, तो आप क्या बोलो? मोनो का मीनिंग क्या होता है? सिंगल। डाई का क्या मतलब होता है? दो। तो आपको क्वेश्चन के नाम में ही थोड़ा बहुत हिंट मिल गया ना, बस उसी हिंट को खींचते रहो खींचते रहो, क्या पता आधा नंबर 1 नंबर मिल ही जाए। तो हेडिंग पूछ लो, अपने फ्रेंड्स वगैरह से पूछ लो, उस हेडिंग का कोई हिंट वगैरह ले लो अपने फ्रेंड्स से और वो थोड़ा पूरा एक्सप्लेन कर दो अपने वर्ड्स में, ऐसे भी कर सकते हो। और देखो ये थर्ड टिप है ना, हर बार वर्क नहीं करता, ये मेरे लिए वर्क किया था इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैंने ऐड किया जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। तो ये जो थर्ड टिप है ये मेरे लिए वर्क कर गया था। हमारे पेपर में टोटल 8 क्वेश्चन आते थे, उसमें से क्या हुआ मेरे को 7 आते थे, 8वां नहीं आता था। तो मैंने क्या किया, मैंने जो दूसरा क्वेश्चन है ना जो मेरे को बहुत अच्छे से आता था, दूसरा क्वेश्चन मैंने पेपर के स्टार्टिंग में कर दिया और वही दूसरा क्वेश्चन मैंने 2 बार कर दिया। तो एग्जामिनर जल्दी जल्दी चेक करता है तो उसको पता नहीं होता कि उसने एक ही क्वेश्चन 2 बार कर रखा और दोनों बार उसने नंबर दे दिए। तो मेरे को जो 8वां क्वेश्चन मैंने नहीं किया था, तो दूसरे क्वेश्चन के मेरे को 2 बार नंबर मिल गए, तो मेरे फुल आउट ऑफ फुल आ गए थे। तो ये जो ट्रिक है ये जरूरी नहीं है कि आपका वर्क करे, लेकिन एक्सट्रीम सिचुएशन में, इमरजेंसी वाली सिचुएशन में आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हो। क्लियर गाइज?
तो यहाँ पे हमारी जो टिप्स हैं वो मैंने हर बच्चे टाइप के बच्चे के लिए टिप्स दे दिए हैं। एंड प्लीज आप इस वीडियो को ना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो टिप्स है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है पेपर बस आपके सर पे है और ये टिप्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, राइट। और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी टाइप की वीडियोस बनाता रहता हूँ। इस वीडियो को कमेंट करके जरूर बताना कि आप क्या क्या टिप्स फॉलो करते हो और आपको कौन सी नए टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तो आप मेरे को प्लीज कमेंट करके बताओ। एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना। एंड मैं ये और बता दूं, मैं नोट्स वगैरह बना रहा हूँ, तो आप मेरे को बताना कि आपको किस और चैप्टर के नोट्स चाहिए। वैसे तो मैंने काफी चैप्टर के नोट्स बना रखे हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, लेकिन फिर भी अगर किसी और चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हो। एंड यहाँ पे मेरी इंस्टाग्राम आईडी लिखी हुई है, तो अगर कोई बच्चा मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहता है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ज़्यादा फॉलोवर नहीं है मेरे, तो आपको पास बहुत बढ़िया मौका है, डायरेक्ट मेरे से बात करोगे तो आपका मैसेज मैं पक्का रिप्लाई करूंगा। हालांकि कल को फ्यूचर में अच्छे खासे हो जाए तो शायद मैं ना कर पाऊँ, लेकिन अभी के लिए तो कर ही दूंगा। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। एंड प्लीज मेरे को सब्सक्राइब कर लेना, अभी थोड़े से सब्सक्राइबर्स हमारे कम हैं। चलो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।